हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय दिवाकर आपके अपने यूट्यूब चैनल अभय एजुकेशन सेंटर पर। आज हम देखेंगे चैप्टर फर्स्ट भौतिक विज्ञान में, फिजिक्स में, जो कि क्लास 10th का है, प्रकाश का परावर्तन। ये प्रकाश का परावर्तन मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसमें ये प्रकाश का परावर्तन जो आपका टॉपिक है, ये हर साल पेपर में पूछ लेते हैं। चलिए इसको हम देखते हैं। जब प्रकाश किसी पॉलिशदार या चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश के निचले या चिकने या पॉलिशदार तल से टकराकर लौटने की इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन ही कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब प्रकाश किसी पॉलिशदार या चिकने तल से गिरता है तो ये हमारा कुछ चिकना या पॉलिशदार तल है, ये M2 M3। जब इस पर प्रकाश गिरता है इस तरह, तो अधिकांश जो हमारा भाग है वो तल से इससे टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, यानी कि इस तरह ये माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश के चिकने या पॉलिशदार तल से जो लौटने की जो हमारी इस प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जिसमें आपका ये जो किरण आ रही है परावर्तन तल पर, जो आपकी आपतित किरण होती है, और जो परावर्तन के बाद ये चली जाती है, वो आपकी परावर्तन किरण होती है। और इस परावर्तन किरण के कारण या विलंब पर जो कोण बनता है वो आपका परावर्तन कोण कहलाता है, इसे हम आर से दर्शाते हैं। और जो आपका आपतित किरण के कारण अविलंब पर जो कोण बनता है वो आपका आपतन कोण कहलाता है। और ये हमारा जो एक अविलंब है, इसी अविलंब के अनुसार हम इसका नापते हैं कि कौन सी किरण का कितना कोण बनेगा। चलिए इसके आगे देखते हैं। जो परावर्तन नियम, प्रकाश परावर्तन के जो नियम है वो भी आपसे पूछ लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जो कि आपकी आपतित किरण है ये भी इसी अविलंब, इसी एक ही तल में है। और जो आपकी परावर्तन किरण है ये भी इसी तल पर है, जो कि M2 M3 पर है। और जो आपका अविलंब है वो भी M2 M3 तल पर ही खींचा गया है। चलिए इसके आगे देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या है। आपतित किरण द्वारा बनने वाला आपतन कोण, जो कि आपका साइन आई है, ये साइन आई की जगह लेंगे इसमें। इसकी आपतित किरण के द्वारा कोण बनेगा वो हमारा आई होगा, और जो आप परावर्तन कोण के द्वारा बनेगा वो हमारा आर कोण होगा। तथा परावर्तित किरण द्वारा बनने वाला परावर्तन कोण साइन आर दोनों बराबर होते हैं। यानी कि इससे हम कह सकते हैं कि जो हमारा साइन आई है वो हमारा साइन आर के बराबर होता है। यही हमारा इस दूसरे वाले पॉइंट में जो आपतित किरण द्वारा बनने वाला जो आपतन कोण वो हमारा साइन आई, जैसा कि इसमें लिखा है। तथा परावर्तन कोण द्वारा बनने वाला परावर्तन कोण साइन आर दोनों। चलिए इसके आगे देखें प्रतिबिंब। प्रतिबिंब की परिभाषा देखते हैं। वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली यह प्रकाश किरण है वो परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, यानी कि परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या किसी स्थिति में मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को हम प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए जैसे कि इसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ कि बस किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली जो प्रकाश किरण है, यानी कि वस्तु की जब प्रकाश किरण आती है तो ये परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को हम प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे कि इसमें प्रतिबिंब दो प्रकार के हो सकते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। चलिए पहले वास्तविक प्रतिबिंब देखते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली जो प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है, तो इस दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए मैं आपको इस चित्र के माध्यम से कुछ दिखाता हूँ जो आपको कुछ समझ में आएगा। जैसा कि ये चित्र है हमारा, इस चित्र में ये क्या कह रहा है कि वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली जो प्रकाश किरण है, यानी कि ये आपकी, ये मान लीजिए ए भी एक वस्तु है, ये भी एक प्रकाश चलने वाली जो प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात ये हमारा जो परावर्तक पृष्ठ है, इसके जब परावर्तन होगा, ये परावर्तक हो रहा है यहाँ से, इस जगह से परावर्तन हुआ, किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है। जब ये यहाँ से आई तो ये वास्तव में इस बिंदु पर मिली, फोकस पर इस बिंदु पर मिलती है, तो इस दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो इस दूसरे बिंदु को जब यहाँ पर ये क्रॉस होगा इस स्थिति में, तो ये यहाँ पर जो बनेगा आपका ये B' A', ये आपका वास्तविक प्रतिबिंब होगा। इसीलिए वास्तविक ये आप प्रतिबिंब बना है।
जो आपका बी डैश ए डैश बना है वास्तविक प्रतिबिंब में उस स्थिति को दर्शाता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। चलिए इसके आगे देखते हैं आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब क्या है? वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती हैं, परंतु मिलती हुई प्रतीत होती हैं, यानी कि दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो इस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। यानी कि वस्तु के किसी बिंदु से अगर प्रकाश किरण आ रही है तो जो उसका परावर्तन होगा उसके पश्चात वो किसी बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलेंगी, परंतु दूसरे बिंदु से हमको आती हुई प्रतीत होती हैं। इस बिंदु पर बने ऐसे प्रतिबिंबों को हम आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। चलिए इसका एग्जाम्पल देता हूँ मैं। जैसा कि ये एग्जाम्पल है, ये एक समतल दर्पण में इसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है। ये आपका एक समतल दर्पण है। यदि हम देखेंगे कि किसी वस्तु से मतलब हमारी जो ए डैश बी डैश ये तो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है, ये आती हुई प्रतीत हो रही है, लेकिन जो हमारी ए बी है ये रेखा को हमको आती हुई प्रतीत हो रही थी कि यहाँ पर आएंगी। ये हमारा चिकना पृष्ठ है। जब यहाँ पर परावर्तन होगा, जब उसके पश्चात हमको जो उसके पश्चात किसी दूसरे बिंदु वास्तव में नहीं मिलती हैं। ये इसकी जो रेखा है यहाँ पर नहीं मिल रही थी, लेकिन हमको क्या हो रहा था, दूसरे बिंदु से यहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही थी, ये यहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही थी। इसीलिए जो यहाँ पर स्थिति होगी हमारी आभासी प्रतिबिंब की बनेगी, जो हमारी ए डैश बी डैश दिखाई दे रही है। जो हमारी ए बी है ये तो हमारी वस्तु है एक तरीके से, जिसके प्रतिबिंब इस पर बनना है समतल दर्पण पर। जो हमारी आभासी प्रतिबिंब ये बना हुआ है, इस स्थिति में हम आभासी प्रतिबिंब ए डैश बी डैश को दिखाएंगे। चलिए इसके आगे देखते हैं। चलिए दर्पण को देखते हैं। दर्पण क्या है? यदि किसी चिकने पारदर्शी तल के एक पृष्ठ पर कलाई अथवा लाल ऑक्साइड का जो लेप करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए तो इस निकाय को दर्पण कहेंगे। यानी कि किसी भी मान लीजिए एक चिकनी तथा पारदर्शी तल के, यानी कि मान लेता हूँ मैं ये आपका एक चिकना तथा पारदर्शी तल है, ये मैंने आपको एक मान लिया। इस पारदर्शी तल के एक पृष्ठ पर मान लीजिए इस पृष्ठ पर, इस नीचे वाले पृष्ठ पर मैंने क्या कर दिया, कलई अथवा लाल ऑक्साइड का मैंने यहाँ पर लेप कर दिया। तो ये दूसरे पृष्ठ को हम परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए तो ये हमारा जो बनेगा दूसरा पृष्ठ, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा परावर्तक पृष्ठ कहलाएगा। तो ये दूसरा जो हमारा पृष्ठ बनेगा वो हमारा परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा। इस निकाय को हम पूरे को हम क्या बोलेंगे, दर्पण कहेंगे। चलिए इसके आगे देखते हैं। इसके आगे जो दर्पण दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से दो प्रकार के होते हैं? एक हमारा समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण। चलिए सबसे पहले समतल दर्पण को देखते हैं। समतल दर्पण क्या है? ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ है वो समतल होता है तो समतल दर्पण कहलाते हैं। ऐसा पृष्ठ जिसका हम जो परावर्तक पृष्ठ होगा केवल समतल ही होगा। जी हमारा जो परावर्तक पृष्ठ है ये एक प्रकार से समतल है, जिस पर कोई भी वस्तु हम रख सकते हैं समतल की तरह, तो ये हमारा समतल दर्पण कहलाता है। इसी प्रकार एक गोलीय दर्पण भी होता है। तो इस गोलीय दर्पण को देखेंगे। चलिए गोलीय दर्पण को देखते हैं। गोलीय दर्पण क्या है? ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है वो गोलीय दर्पण कहलाते हैं। पहले ये देखते हैं कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। गोलीय यानी कि किसी प्रकार की आकृति का गोलीय होना चाहिए। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। ये हमारे दो प्रकार के होते हैं। तो इसको देखते हैं। अगर ये इसका उभरा हुआ जो तल है वो बाहर की ओर इसकी पॉलिश हो रही हो तो अवतल दर्पण कहलाएगा, और जो हमारा गोलीय दर्पण होगा इसके अंदर की ओर पॉलिश हो रही हो और बाहर की ओर परावर्तक पृष्ठ हो तो वह उत्तल दर्पण कहलाता है। इसकी यही एक पहचान है। चलिए इसके आगे देखते हैं। इसके आगे हमारा क्या है, आभासी दर्पण के बारे में कुछ अन्य भी हमारी परिभाषा है। जैसा कि मैंने आपको इस चित्र के माध्यम से दर्शाया हुआ है। ये हमारा एक गोलीय दर्पण है। मान लीजिए आप ये एक उत्तल दर्पण है, कुछ भी मान सकते हैं। जो हमारी इस रेखा ये आ रही है, हमारी रेखा ये मुख्य अक्ष के रूप में आ रही है। तो मुख्य अक्ष में ये यहाँ तक आएगी। ये सी क्या है, ये सी इस गोलीय दर्पण का केंद्र है। सी इसमें क्या है, सी इस गोलीय दर्पण का केंद्र है। और ये हमारा एफ क्या है, ये हमारा फोकस दूरी है जो इस गोलीय दर्पण से, इसकी त्रिज्या हम कहेंगे नहीं, लेकिन हम ये कहेंगे कि ये फोकस दूरी है, जो कि आपकी ध्रुव, जो आपकी ये पूरा वो होता है गोलीय दर्पण उसका ध्रुव होता है, जो हमारा इसको हम पी से दर्शाते हैं, मतलब इसको इंग्लिश में पोल बोलते हैं, इस वजह से हम इसको पी से दर्शाते हैं। तो जो हमारा फोकस बनता है
तो जो हमारा वक्रता तेंज और ध्रुव होता है, इसके बीच में हमारा फोकस बनता है। चलिए इसके आगे देखते हैं। इससे हमको ये एक फॉर्मूला दिखाई देता है कि हमारा जो फोकस है, जो हमारा ये फोकस दिखाई दे रहा है, ये आर यानी कि त्रिज्या, अब ये यहाँ से केंद्र है, और केंद्र से लेकर इस लास्ट बिंदु तक इस गोली दर्पण की यहाँ से त्रिज्या कहलाएगी। तो ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसकी त्रिज्या कहलाएगी। तो ये त्रिज्या का क्या है, ये आधा ही तो है। फोकस यहाँ से यहाँ तक है, और फिर फोकस यहाँ से यहाँ तक, ये त्रिज्या पूरी यहाँ से यहाँ तक है, पी से लेकर सी तक। तो ये आपका जो फोकस होगा वो R/2 ही होगा। ये फॉर्मूला यहीं से निकला हुआ है, इसी वजह से मैंने आपको यहाँ से दिखाया है। तो इसमें आपको जो फोकस कहलाएगा वो वक्रता त्रिज्या का आधा फोकस ही होता है। मैंने इसी प्रकार आपको दिखाया। चलिए इसके आगे देखते हैं। इसके आगे ये है कि हमारा ये छोटा सा टॉपिक है, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आपको न्यूमेरिकल में काम आएगा। कि समतल दर्पण में आपसे क्या पूछते हैं कि जो वस्तु की दूरी होगी, मान लीजिए कोई समतल दर्पण है, जैसे मैं मिरर के सामने खड़ा हूँ, कि जो मेरी दूरी होगी, मेरी दूरी समतल दर्पण से जितनी होगी, तो मेरा जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी उतनी ही दूरी पर बनेगा। यानी कि प्रतिबिंब की दूरी भी उतनी ही होगी जितनी वस्तु की दूरी है। यानी कि मान लीजिए मैं प्रतिबिंब के अगर सामने खड़ा हूँ, तो मेरी दूरी प्रतिबिंब में उतनी ही दिखाई देगी कि जितनी मैं प्रतिबिंब के दूर खड़ा हुआ हूँ। उसके आगे देखते हैं वस्तु का आकार। अब मान लीजिए मैं मिरर के सामने खड़ा हुआ हूँ, जितनी मेरी हाइट है मुझको भी मिरर में उतनी ही हाइट दिखाई देगी। यानी कि समतल दर्पण में उतनी ही वस्तु की हाइट दिखाई देगी। यानी कि प्रतिबिंब का आकार भी उतना होगा जितना कि वस्तु का आकार होगा। इसके आगे देखते हैं हम अगला अपना टॉपिक। जैसा कि ये है कि गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के कुछ नियम हैं जो आपको आने चाहिए, कुछ बेसिक ही हैं। चलिए इनको देखते हैं। जो किरण परावर्तन से पहले मुख्य अक्ष के समांतर होती है, वह परावर्तन के बाद किस स्थिति में अवतल दर्पण में फोकस से होकर गुजरती है, फोकस से वास्तविक गुजरती है, अथवा उत्तल से गुजरती हुई प्रतीत होती है। यानी कि ये अवतल है, ये आपका जो किरण है परावर्तन के पहले मुख्य अक्ष के यहाँ से समांतर आ रही है। इस प्रकार ये परावर्तन किरण जब ये आपके परावर्तन इससे होगी, तो ये किससे परावर्तन के बाद फोकस से वास्तविक गुजरेगी, जो आपकी वास्तविक फोकस से गुजर चुकी है। लेकिन जो अवतल दर्पण में स्थिति है वो हमको केवल गुजरती हुई प्रतीत हो रही है, ये केवल गुजरती हुई प्रतीत दिखाई दे रही है, जो कि ऐसा वास्तव में नहीं है। ऐसा ही ऐसी स्थिति में आपको ये केस याद रखना है। इसमें 2-3 केस हैं, उस केस को भी हम देखेंगे। जैसा ये मैंने आपको ये बता दिया। चलो सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस क्या है, जो किरण परावर्तन से पहले फोकस से जाकर गुजरती है अथवा गुजरती हुई प्रतीत होती है, वह परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यानी कि मान लीजिए कोई किरण आपके जो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, तो वो जो फोकस से होकर आएगी, तो जो परावर्तन के बाद आपके मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यानी कि ये मुख्य अक्ष के ये फोकस से होकर आई, जो परावर्तन हुआ तो मुख्य अक्ष की समांतर हो गई। इस प्रकार आपके फोकस से होकर लेकिन गुजरेगी। लेकिन उत्तल दर्पण की स्थिति में, यह अवतल दर्पण की है, लेकिन उत्तल दर्पण की स्थिति में ऐसा नहीं होता है कि हमको गुजरती हुई केवल प्रतीत होती है। इस प्रकार मैंने यहाँ से आपको दिखाया है। ये अपवर्तन की आई फोकस से होकर, लेकिन परावर्तन की जो आपके मुख्य अक्ष के समांतर ही हमको होती हुई दिखाई दे रही है, परंतु ऐसा नहीं हुआ है। तो अवतल दर्पण में वास्तविक दिखाई देते हैं, लेकिन आभासी में हमको केवल प्रतीति हम कर पाते हैं, यानी कि हम केवल सोच ही पाते हैं, ऐसा लेकिन होता नहीं है वास्तव में। इसके आगे देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या है। थर्ड पॉइंट है, जो किरण परावर्तन से पहले वक्रता केंद्र से होकर जाती है, अर्थात होकर जाती हुई प्रतीत होती है, वह परावर्तन के बाद ठीक उसी मार्ग में लौट जाती है। यानी कि ये मुख्य अक्ष के समांतर है अवतल दर्पण में, यह आपकी आई मुख्य अक्ष के समांतर होती हुई रेखा, ये आपका केंद्र है सी से। इस प्रकार ये आपको परावर्तन से पहले वक्रता केंद्र से होकर जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन ठीक उसी माध्यम में वापस लौट जाती है परावर्तन के बाद। इसी प्रकार इसमें देखते हैं, लेकिन इसमें आपको परावर्तन के बाद लौटती हुई प्रतीत होती है। जैसा कि यहाँ पर आया, इसका परावर्तन हुआ और इसी से माध्यम से वापस लौट गई, और ये आपकी वक्रता केंद्र से। जैसा कि इसमें परावर्तन से पहले अवतल दर्पण में आपको इस प्रकार दिखाई देगी, लेकिन अवतल दर्पण में आपको इस प्रकार प्रतीत दिखाई देगी, जो कि आपकी वास्तव में नहीं हो रही होगी। इसके आगे देखते हैं। ये हमारी कुछ चार्ट है, जिससे हम पता लगाएंगे कि किसी प्रतिबिंब की जब वस्तु कहाँ पर होगी, उसके अनुसार उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और किस साइज का होगा,
और उसकी जो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वो क्या होगी। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मान लीजिए कोई वस्तु पहली स्थिति इसमें कितनी है, 6 स्थिति दी गई हैं। चलिए एक एक करके इस स्थिति को देखते हैं। सबसे पहली हमारी जो स्थिति है वो हमारी वस्तु की स्थिति अनंत पर होगी। जब हमारी वस्तु अनंत पर होगी तो उसका जो प्रतिबिंब है वो हमारा फोकस पर बनेगा। इसका एक एक करके इस सभी के चित्र भी देखेंगे। सबसे पहले इसका प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो हमारी फोकस पर होगी, और जो हमारा प्रतिबिंब का जो साइज है वो क्या होगा, अत्यधिक छोटा होगा। और किस आकार का होगा, बिंदु के साइज का, यानी कि बिंदु आकार का होगा। और जो हमारा प्रतिबिंब की प्रकृति बनेगी वो हमारी वास्तविक बनेगी एवं उल्टा बनेगा। तो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो इसी प्रकार वास्तविक एवं उल्टा ही बनेगा। इसके आगे देखते हैं सी से परे। सी के परे का मतलब सी से थोड़ा दूर। सी से दूर अगर प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी हमारी एफ तथा सी के बीच, यानी कि फोकस तथा वक्रता केंद्र के जो बीच में बनेगी। और इसका जो साइज होगा वो छोटा होगा, यानी कि बिंदु से थोड़ा बड़ा होगा लेकिन बड़े से थोड़ा छोटा ही होगा। और जो इस प्रतिबिंब की जो प्रकृति बनेगी वो हमारी वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। अब इसके आगे देखते हैं थर्ड स्थिति में क्या है। सी तथा एफ के बीच, यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में मान लीजिए कोई वस्तु रखी हुई है, तो जो उसका प्रतिबिंब बनेगा वो सी से परे, यानी कि सी से थोड़ा दूर बनेगा। और विवर्तित, यानी कि बहुत बड़ा बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। चलिए फोर्थ स्थिति देखते हैं। जब कोई वस्तु मान लीजिए पी, यानी कि ध्रुव तथा फोकस के बीच में रखी हुई है, तो उसका जो प्रतिबिंब की स्थिति बनेगी वो आपके दर्पण के पीछे बनेगी, यानी दर्पण के पीछे बनेगी। ये स्थिति हमारी इंपॉर्टेंट होती है। और भौतिक बनेगी, यानी कि बड़ा बनेगा प्रतिबिंब। और वो कहाँ बनेगा, आभासी तथा सीधा बनेगा। यानी कि जो हमारे प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनते हैं वो मोस्टली आभासी तथा सीधे ही होते हैं। ये आपकी केस याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट केस बनेगा आपका। इसके आगे देखते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु, आपकी वस्तु की जो स्थिति है वो फोकस पर है, तो आपकी जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वो अनंत पर होगी। यानी कि जो वस्तु फोकस पर है उसकी प्रतिबिंब अनंत पर होगी। और इसी प्रकार जो वस्तु अनंत पर है उसकी प्रतिबिंब की फोकस दूरी एफ पर होगी। इसी प्रकार जो इसका प्रतिबिंब का साइज है वो अत्यधिक बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा। और जो प्रतिबिंब की प्रकृति है वो वास्तविक एवं उल्टा होगा। इसके आगे देखते हैं वस्तु की स्थिति। वस्तु की स्थिति क्या है, वक्रता केंद्र पर। मान लीजिए कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और समान साइज का बनेगा और वास्तविक एवं उल्टा ही बनेगा, यानी कि एक ही आकार का बनेगा। अगर मान लीजिए कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर जितनी बड़ी रखी होगी उतनी बड़ी उसका प्रतिबिंब दिखाएगी वक्रता केंद्र पर ही। इसकी एक ट्रिक बनाई हुई है जो आपको अच्छी लगे शायद। इसकी ट्रिक है आसी और बाहु। आसी से हमको पता चलता है जो वस्तु, जो हमारा होगा प्रतिबिंब वो आवासी के साथ हमेशा सीधा ही बनेगा। और जो भाव, यानी कि ट्रिक बताती है हमको कि वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा ही आएगा। बहुत से बच्चे वास्तविक एवं आवासी या वास्तविक सीधा कर देते हैं, तो उसके लिए एक ट्रिक है, आपको पता होना चाहिए कि आवासी के साथ हमेशा सीधा ही आएगा। कोई व्यक्ति में आवासी है तो वो सीधा ही बनेगा, और कोई व्यक्ति में अगर वास्तविक है तो उल्टा ही बनेगा।